आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? किसके कारण ज्ञात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या लेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, है ना। मान लेते हैं ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो कि धन Q व ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। ए बी एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि धन Q व ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी है 2L। इनका मध्य बिंदु है O, तो मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल दूरी 2L है। तो मध्य बिंदु जब रखेंगे तो इधर L टोटल मिलके 2L। अब ये कहाँ पर स्थित होगा? निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा। निरक्षीय मीन्स लंब अर्धक रेखा पर। लंब अर्धक मीन्स यहाँ से O से ऐसे लंब डालेंगे हम, ठीक। ये लंब अर्धक बिंदु पर स्थित होगा कोई बिंदु P। ये कोई बिंदु है P, ठीक। यहां पर क्या रखा हुआ है? एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। अब इस बिंदु पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि धन Q व ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले धन Q आवेश के कारण तीव्रता लगेगी बिंदु P पर और ऋण Q आवेश के कारण भी तीव्रता लगेगी बिंदु P पर। दोनों आवेशों के कारण लगेगी। फिर हम क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे बताओ? धन Q आवेश के कारण तीव्रता निकालो। तो लिखेंगे धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता भी लिख सकते हैं, तीव्रता। अब धन Q आवेश के कारण तो E1 नाम देंगे, है ना, क्योंकि दो तीव्रताएं लगेंगी। एक धन Q आवेश के कारण लगेगी, दूसरी ऋण Q आवेश के कारण लगेगी। धन Q आवेश कारण की तीव्रता को हमने E1 नाम दिया और इसको इससे मिला देंगे, ठीक। अब ये देखो धनावेश है और ये परीक्षण धनावेश है, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा मीन्स दिशा किधर होगी? धन Q क्या करेगा? बिंदु P को AP दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में ऐसे। E1 की दिशा हो जाएगी इधर, हो जाएगी ना। तो तीव्रता कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है? Q बाई दूरी कितनी है? AP, तो दूरी हो जाएगी AP का स्क्वायर, ठीक है। कूलाम नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। दिशा किधर हो जाएगी? दिशा है A से P के अनुदिश, क्योंकि ये परीक्षण धनावेश है और ये धन Q आवेश है। तो धन Q आवेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित हमेशा किस दिशा में करेगा? उसी दिशा में जिस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। तो AP के अनुदिश दिशा किधर होगी? AP के अनुदिश, ठीक ना। अब ऋण Q आवेश के कारण देख लो, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अब इसको क्या नाम देंगे? E2 नाम देंगे इसे। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ की? इसको मिला दो, दूरी हो जाएगी BP, है ना। दूरी कितनी हो जाएगी? BP का स्क्वायर। अब दिशा लिखनी है, दिशा किधर होगी बताओ? ये ऋणावेश, ये परीक्षण धनावेश, तो ऋणावेश क्या करेगा? इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब दिशा किधर हो जाएगी? P से B की ओर। B क्या करेगा? इसको P को आकर्षित करेगा मीन्स दिशा P से B की ओर होगी। E2 की दिशा किधर हो जाएगी? PB के अनुदिश, ठीक। अब यहां पे हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है E। तो देखो यहां पे देखें तो दूरी बराबर है बिल्कुल, है ना। A से P की दूरी, चूंकि यहां पे समकोण त्रिभुज बनाएगा तो समकोण त्रिभुज इधर बनाएगा, तो इधर आधार कितना है? L और लंब है R। इधर आधार है L, लंब है R। तो
कर्ण का मान यहाँ पे जितना आएगा उतना यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। कर्ण का मान दोनों में सेम आएगा, मीन्स दूरी बिल्कुल बराबर है। वैसे भी दिख रही है AP बराबर BP, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो AP बराबर BP किसमें बराबर है? परिमाण में, है ना। परिमाण मीन्स दूरी में बराबर है, दिशा में बराबर नहीं है। दिशा में बराबर है क्या? AP की दिशा बराबर है क्या BP की दिशा की? तो नहीं है ना, क्योंकि दिशा इसकी दिशा प्रतिकर्षित दिशा है, इसकी आकर्षित दिशा है, तो दिशाएं अलग अलग हैं दोनों की। तो ये दिशाओं में बराबर नहीं है, ये केवल परिमाण में बराबर है, ठीक। परिमाण में बराबर है मतलब AP बराबर हो गया BP। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे बताओ? अब इन दोनों के बीच E1 E2 के बीच ये निकल जाएगी परिणामी तीव्रता E, ठीक है। परिणामी तीव्रता E। अब परिणामी तीव्रता E निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? इसको दो घटकों में विभाजित करेंगे, E1 को भी और E2 को भी। तो इधर मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है, ठीक। यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा, ठीक। तो ये संगत कोण से थीटा हो जाएगा। तो E1 के दो घटक, एक लंबवत घटक होगा, दूसरा क्षैतिज घटक होगा। तो जिधर थीटा उधर क्या बनाएगा? कॉस। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा E1, इधर हो जाएगा E1 इस क्षैतिज दिशा में, है ना, E1 कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर में E2 साइन थीटा, जो कि जिधर थीटा उधर कॉस। अब इस तरह E2 के दो घटक प्राप्त कर लेंगे। तो E2 का एक घटक तो यही काम करेगा, इधर भी थीटा कोण, एक घटक तो यही काम करेगा। दूसरा घटक कैसा हो जाएगा? ऐसे इधर, है ना। तो ये घटक हो जाएगा क्या? E2 साइन थीटा। ये घटक क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा, और ये घटक हो जाएगा E2 कॉस थीटा, होगा ना। ये घटक है E2, ये ऊपर वाला घटक E2 साइन थीटा, नीचे E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और नीचे E2 साइन थीटा। क्षैतिज घटक दोनों का E1 का E1 कॉस थीटा, E2 का E2 कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखें, ये दोनों AP और BP परिमाण में बराबर हैं, ठीक। अब ये परिमाण में बराबर होने के कारण E1 साइन थीटा की दिशा ऊपर की ओर, E2 साइन थीटा की दिशा नीचे की ओर। ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत हैं। अब किसी वस्तु को आप एकदम बराबर बल लगा के इस दिशा में भी खींचें और इस दिशा में भी खींचें, तो वस्तु क्या रहेगी? वहीं पर संतुलित रहेगी, वस्तु का कहीं विस्थापन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर हैं और दिशाओं में विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इनका प्रभाव निरस्त हो जाएगा, मतलब E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा इक्वल 0। बात समझ आई ना कैसे? क्योंकि जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप बल लगा करके इस दिशा में भी खींचें और इस दिशा में भी खींचें, तो वस्तु वहीं पर रुकी हुई रहेगी, वस्तु का विस्थापन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये घटक भी, ये तीव्रताओं के घटक जो कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हैं और परिमाण में बराबर हैं, अतः इन दोनों घटकों का जब हम योग करेंगे तो इनका योग आएगा 0। निरस्त कर देंगे मीन्स इनका योग आएगा 0। अब ये क्षैतिज घटक हैं, ये क्षैतिज घटक ही परिणामी तीव्रता हमें प्रदान करेंगे। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? उन दोनों का योग तो हो गया 0। परिणामी तीव्रता E बराबर, अब इन दोनों का योग हो गया 0। E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा यहां पे लिख सकते हो, है ना, या लिख दो पहले से ही, यहां पे लिख दो E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा इक्वल 0। ठीक ना, ये 0 हो गया। अब जुड़ेंगे क्या? अब जुड़ेंगे क्षैतिज घटक, तो परिणामी तीव्रता निकाल देंगे। तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा बताओ? क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, है ना। अब यहां पे देखें तो AP बराबर BP है, तो E1 बराबर भी E2 के होगा ना। E1 E2 के बराबर होगा, किसमें? परिमाण में। तो यहां लिख देंगे E1 बराबर E2, किसमें? परिमाण में। परिमाण में बराबर होंगे, E1 का मान E2 के बिल्कुल बराबर होगा, चूंकि दूरी बराबर है बिल्कुल। AP बराबर BP है तो E1 बराबर E2 भी होगा। तो यहाँ E2 की जगह पे E1 रख सकते हैं, तो इधर लिख दें E1 कॉस थीटा प्लस E2 की जगह पे E1
कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। ठीक, अब मान रख दो 2 इंटू E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई AP स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, तो इसको मिटा देते हैं ना ऊपर। इसको भी इसको आपने नोट कर लिया होगा, है ना, नहीं करे होंगे तो थोड़ा बैक करके नोट कर लीजिएगा। 2E1 कॉस 2 1/4πε0 Q बाई AP स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालो किसी भी समकोण त्रिभुज से, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बताओ, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज देख लो AOP में कोई सा भी, तो समकोण त्रिभुज AOP में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, AOP में पहले कर्ण का मान निकालो, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का कर्ण का वर्ग मीन्स AP का वर्ग, कर्ण क्या होगा AP, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मीन्स L का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मीन्स R का वर्ग। तो AP स्क्वायर, AP बराबर कितना हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल में बदल जाएगा। तो कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है L और कर्ण क्या है, कर्ण है AP मीन्स √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दो इसमें, ठीक। तो परिणामी तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q बाई AP स्क्वायर, AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है L/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको हल करो तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है Q इंटू 2L क्या बन जाएगा P बन जाएगा ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको 1/4πε0 इसको क्या लिख सकते हैं Q इंटू 2L लिख सकते हैं ना, इकट्ठा Q इंटू 2L, इसको ले आओ, ये सब गुणे फॉर्म पे है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसको लिख सकते हैं √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको आगे हल करो तो Q इंटू 2L कितना हो जाएगा Q इंटू 2L इक्वल P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा है, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे P। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P बाई, अभी आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, आधार समान है ना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आधार समान है गुणे में है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात कितनी 1, इसकी घात कितनी 1/2, दोनों को जोड़ें एलसीएम कितना आएगा 2, 2 एकम 2 धन 1 मतलब 3/2। तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब यहाँ पे देखें जैसा कि हमने अच्छी स्थिति में लगाया था, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक ना, आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखें तो पुनः L क्या होगा, L इज लेस देन R, L का मान बहुत कम होगा R की तुलना में, होगा ना, L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर L का मान इतना छोटा है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उनके बीच की दूरी 2L बहुत कम होती है, हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित हों तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो जब 2L बहुत कम दूरी है तो L तो और बहुत कम दूरी है, बात समझ आ रही है ना, 2L जब बहुत कम दूरी है तो L तो उसकी सीधे सीधे आधी हो गई, मतलब L और कम दूरी है, तो L की तुलना में R का मान बहुत अधिक है या R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है। तो जो बहुत छोटा मान है उसको हम छोड़ सकते हैं, लगभग इतना छोटा है कि उसको हम 0 मान सकते हैं। तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर इसको हम 0 मान लेंगे, तो L की जगह पे रख देंगे हम 0, तो 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर प्लस L की जगह पे 0 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P बाई, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, R स्क्वायर प्लस 0 मीन्स R स्क्वायर की पावर
3/2 है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये हाफ में है, ठीक। 3/2 है तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, अंश से हर कैंसिल हो जाएगा। r की पावर क्या बचा 3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। यही है किसी बिंदु पर निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मेन डायग्राम है अपनी, एक बार इसको फिर से बता देते हैं डायग्राम बना के, ठीक ना। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है। वैद्युत द्विध्रुव तो हमें पता है, ये +q -q, इसको नाम दिया हमने A बिंदु, इसको नाम दिया हमने B बिंदु। इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु O से धन q आवेश की दूरी L, मध्य बिंदु O से -q आवेश की दूरी L, और A से बीच की दूरी है 2L, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु O से लंब अर्धक या निरक्षीय रेखा कहते हैं पर स्थित कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर धन q आवेश के कारण भी तीव्रता लगेगी और -q आवेश के कारण भी तीव्रता लगेगी। अब धन q आवेश के कारण तीव्रता कैसी होगी, प्रतिकर्षण वाली, क्योंकि ये एकांक परीक्षण धनावेश है तो इस पर प्रतिकर्षण की तीव्रता लगेगी, और ये ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर आकर्षण की तीव्रता लगेगी। तो इसको ऐसे मिला देते हैं A को P से, और दिशा किधर हो जाएगी, दिशा हो जाएगी इधर E1 प्रतिकर्षण की दिशा, और बिंदु B से P को मिला देते हैं तो इधर हो जाएगी आकर्षण की दिशा E2, आकर्षण की दिशा E2। अब चूंकि इन दोनों के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता हमें कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच हमें मिला ये E परिणामी तीव्रता, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं थीटा कोण, तो संगत कोण से ये भी थीटा हो जाएगा, इसको भी थीटा मान लिया हमने तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे दो घटक बनेंगे E1 के, बनेंगे ना, E1 के दो घटक बनेंगे। यहाँ पे E1 है तो इस E1 के दो घटक क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा E1 साइन थीटा, क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा। उसी तरह E2 की भी दो घटक, ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा E2 साइन थीटा, क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा, है ना, चूंकि जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस। अब परिणामी तीव्रता E निकालने के लिए ये दोनों लंबवत घटक हैं और विपरीत दिशा में हैं, परिमाण में बराबर हैं, अतः इन दोनों का योग 0 हो जाता है, ठीक है। केवल क्षैतिज घटक ही परिणामी तीव्रता निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः परिणामी तीव्रता E इक्वल कितना हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि E1 E2 परिमाण में बराबर है तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा, और cos थीटा आधार बट्टीकरण, तो पहले हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, चाहे ये वाले समकोण त्रिभुज से APO से चाहे BPO से, समकोण त्रिभुज से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे, cos थीटा का मान हमें पता चल जाएगा और हमें तीव्रता निकल के आ जाएगी P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, धन्यवाद।